A very warm welcome to all my dear students on my channel, my physics class by सौरभ सर। बच्चों, हमारी क्रैश कोर्स की सीरीज चल रही है, ये आप भी जानते हैं। 7 तारीख से क्रैश कोर्स की सीरीज को चालू किया था, 7 मई से क्रैश कोर्स की सीरीज को चालू किया था बेटे। आज हमारी क्रैश कोर्स की सीरीज का डे 5 है, ठीक है। बात ये कर लें कि अभी तक हमने इस क्रैश कोर्स की सीरीज में क्या क्या सीखा। तो सबसे पहली बार डे 1 में हमने कुछ सीखा, डे 2 में कुछ अलग टॉपिक सीखा, फिर डे 3, फिर डे 4। आज हम कुछ नए टॉपिक सीखेंगे। सभी टॉपिक्स में क्रैश कोर्स की सीरीज का एक पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, कि कॉन्सेप्ट और फिर उसका न्यूमेरिकल, कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल करते हम चले जा रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, मेरा काम है आपको अच्छी तरह से सिखाना। आपका क्या काम है बेटा, तो आपका भी कुछ काम है। आपका काम यह है कि जो हम आपको रेगुलरली बेसिस पे सिखा रहे हैं, जो डीपीपी आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर दे रहे हैं, आप उसको ईमानदारी से सॉल्व करिए और वीडियो से अच्छे अपने नोट्स मेंटेन करिए। तो आपका जेईई मेंस और आपके नीट के एग्जाम में आपको बहुत अच्छी तरह से सिलेक्शन हो जाएगा। ये आपका काम होगा बेटे। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं आज का डे 5 का कोर्स। आज का जो लॉजिक है, जो हमारा पूरा सिस्टम चल रहा है, वो क्या है, क्रैश कोर्स 2020 का। किस चीज के लिए क्रैश कोर्स, जेईई मेंस और नीट के लिए बेटा। कौन सा डे है, डे 5 है आज क्रैश कोर्स का, 11 मई है, ठीक है। अब बात कर लें कि सर आज हमारा टॉपिक क्या होगा। तो अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा, कल वाले लेक्चर का वीडियो देखा होगा, डे 4 का अगर आपने वीडियो देखा होगा, तो कल हमने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कराया था बेटे। हमने आपको एक चीज और बोली थी, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन बेसिकली कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में। एक तो विदाउट फ्रिक्शन और एक विद फ्रिक्शन। आज वो पोर्शन देखें जिसमें फ्रिक्शन एप्लीकेबल है, जिसमें क्या लगता है, जिसमें फ्रिक्शन लगता है। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है, जो डे 5 का टॉपिक है, वो फ्रिक्शन। आइए देखते हैं बेटा ये क्या चीज है, फ्रिक्शन क्या है। देखो बेटा, आज का जो टॉपिक है वो क्या है मेरे बेटे, फ्रिक्शन, ठीक है। तो बात कर ले पहले फ्रिक्शन क्या चीज होती है बेटा, तो ध्यान से इसको समझिएगा। मैं आपको बिल्कुल सारे की कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूं जिससे आपके सारे न्यूमेरिकल हो जाएं। आप अगर इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखते हैं तो जेईई मेंस और नीट में आने वाला फ्रिक्शन के बेसिस पे एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आएंगे और बहुत इजी टॉपिक है। अगर आपके बाद भेजे में बहुत अच्छी तरह से स्लाइडली घुस जाती है तो ठीक है। अब सुनना इसमें ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेंट्रेट होकर पूरा वीडियो देखिए तो आपको मजा आ जाएगा। समझो कैसे। पहली बात क्या है, फ्रिक्शन क्या है मेरे बेटे, तो फ्रिक्शन एक फोर्स है। फ्रिक्शन क्या है, एक फोर्स है। कैसा फोर्स है, तो ये रेजिस्टेंस का है, यानी ये रेजिस्टिव नेचर का है। कैसा नेचर है इसका, रेजिस्टिव। रेजिस्टिव का मीनिंग क्या होता है, विरोध करना, यानी अपोज करना। फ्रिक्शन क्या करेगा, अपोज करेगा, विरोध करेगा। तो किसका विरोध करेगा भाई साहब, तो ये विरोध किसका करेगा, अपोज किसका करेगा, ये अपोज करेगा। कई बच्चों भाई साहब बोल रहे हैं वीडियो में, अरे ये तो सर मोशन का अपोज करता है। हमने कहा से सुना है भाई, मोशन का अपोज नहीं करता। काय का अपोज करता है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। मोशन का अपोज नहीं करता। काय का अपोज करता है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है मेरे बेटे, ये अपोज करता है किस चीज का, रिलेटिव मोशन का। सर ये रिलेटिव मोशन और मोशन में क्या अंतर होता है, अभी देख लेते हैं। रिलेटिव मोशन कैसे, जैसे ऐसे मान के चल, समझ, तो रोड पे आराम से जा रहा है, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। सिर पे सामान रख के जा रहा है भाई साहब, कोई बुराई नहीं। कई लोग आदमी तेरे को देख रहे हैं, आराम से देख रहे थे। अब क्या हुआ कि सामान जो तू सिर पे मान के चल, फॉर एग्जाम्पल तू सामान सिर पे रखे हुए है, कोई बॉक्स रखे हुए मान के चल सिर पे। अब तू आराम से जा रहा था, बॉक्स आगे दौड़ गया, तू वहीं रह गया। आदमी अचंभे में, यार ये कैसे पॉसिबल है यार, ये आदमी, ये आदमी वो ऊपर आदमी था कि इसमें आदमी, ये आदमी है, समझ में नहीं आ रहा। बॉक्स में तेरे कुछ भी आइटम रखा हो सकता है। तो मेन चीज क्या कि यानी कंपैरेटिव मोशन, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जब एक के ऊपर एक स्लिप कर जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव मोशन। जैसे आप ग्राउंड के ऊपर चल रहे हो तो यू आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आपके ऊपर चढ़ गए कोई आदमी चल रहा है, यानी ही इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू यू। कार्ट के ऊपर भाई सामान जो छोटे से बच्चे को चला दो, सो बच्चा इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, कार्ट इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो रिलेटिव मोशन में क्या होगा, कंपैरेटिव मोशन होगा, यानी एक का मोशन दूसरे के रिस्पेक्ट में, एक ऑब्जेक्ट दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसा मोशन करता है, ये इस चीज का अपोज करता है। सपोर्ट किसको करता है, मोशन को सपोर्ट करता है। फ्रिक्शन क्या करता है, मोशन का सपोर्ट करता है। अपोज किसका करता है, रिलेटिव मोशन का क्या करेगा मेरे बेटे, रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। अगली बात, फ्रिक्शन से बेसिस पे अगर देखी जाए तो क्या चीज होती है, फ्रिक्शन कैसा फोर्स है,
कांटेक्ट फोर्स है। कैसा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स का मतलब ये नहीं कि इसका कोई नंबर होगा उसको डायल करेगा तो कांटेक्ट मिल गया तेरे को उसका। कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या कि दो सरफेस के बीच में जब कांटेक्ट होगा, दो सरफेस के बीच में क्या होगा? कांटेक्ट होगा, तो ये फोर्स लगेगा। अगर तू सरफेस कांटेक्ट जीरो कर देगा तो ये जीरो हो जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहा है दिमाग में बेटा। क्या कि सर कांटेक्ट फोर्स तो आपने नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ही बताया था न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में। बिल्कुल है। तो सर उसमें और इसमें कोई रिलेशन होगा? बिल्कुल होगा। क्या रिलेशन होगा? तो वो देख, अगली बात देख, कैसा फोर्स है ये? कांटेक्ट फोर्स है। अगर ये कांटेक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स को स्मॉल एफ से शो करते हैं। स्मॉल एफ के तीन तरीके होंगे शो करने के। अगर मैं इसको एफ एस लिख दूंगा यानी स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर इसको एफ एल लिख देंगे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, और इसको अगर एफ के लिख देगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन। ये तीन वैरायटी के अपने को इस चैप्टर में देखने हैं। क्या बोला मैंने? फ्रिक्शन को स्मॉल एफ से शो करते हैं। तो अगर इसको एफ एस लिख देगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन। ये कब लगेगा? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, या यूं कहते जब दो ऑब्जेक्टों के बीच में रिलेटिव मोशन कैसा होगा? जीरो होगा। या यूं कहते रिलेटिव मोशन होगा नहीं, ठीक है। या यूं कहते सिंपल लैंग्वेज में जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो जो फ्रिक्शन उसमें लगता होगा वो कैसा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की खास बात क्या होगी अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन उस फ्रिक्शन को बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में आया नहीं है लेकिन मोशन में आने वाला है। ऑब्जेक्ट मोशन में आया नहीं है लेकिन ऑब्जेक्ट मोशन में आने वाला है। यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आने वाला हो, मोशन उसका जस्ट स्टार्ट होने वाला हो, तो उसे बोलते हैं ऑन वर्ज ऑफ मोशन। तो उस समय जो फ्रिक्शन लगेगा उसे बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक चीज ध्यान रखना, लिमिटिंग जो फ्रिक्शन होता है इसको ऐसा भी बोलते हैं, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। यूं कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी द मैक्सिमम अपर लिमिट, या सिंपल लैंग्वेज बोलते हैं अपर लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। अपर लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। नोट पॉइंट सुनना ध्यान से। जब हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे तो एक चीज समझ, एक फॉर्मूला तूने बहुत अच्छी तरह से फ्रिक्शन में सीखा हुआ है कि सर फ्रिक्शन में हमें ये सीखा था अगर ये कांटेक्ट फोर्स है तो फ्रिक्शन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स के। हम जानते हैं, मुझे मालूम है आप ही जानते हो बात को, और नहीं जानते तो समझ लो। इसमें क्या बोला मैंने कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कांटेक्ट फोर्स है, तो नॉर्मल कांटेक्ट भी तो कांटेक्ट फोर्स था। कहने का मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्शन नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स में क्या रिलेशन है कि फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। बोलना पड़ेगा बेटे, फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। यानी जो कांटेक्ट फोर्स अगर फ्रिक्शन है और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स है तो दोनों में क्या रिलेशन है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। बेटे प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा तो कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट क्या आएगा? जो कांस्टेंट आएगा उसे बोल दूंगा मैं म्यू। कांस्टेंट जो आएगा उसे क्या बोल दूंगा? म्यू। तो एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? म्यू एन। एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे बेटे? म्यू एन। इस म्यू का मीनिंग क्या होता है? सर म्यू का मीनिंग क्या होता है? म्यू का मीनिंग होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कितने टाइप का कोफिशिएंट होगा? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस। जैसे अगर स्टैटिक की बात करेगा तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? म्यू एस। कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एल होना चाहिए, नहीं होता। अरे स्टैटिक का है तो इसका क्यों नहीं होता? अरे भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन कोई अलग से पैरामीटर थोड़ी है, इसी स्टैटिक फ्रिक्शन की तो मैक्सिमम वैल्यू को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की अपर लिमिट यानी मैक्सिमम वैल्यू को तो क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये अलग से थोड़ी डिफाइन होगा। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन में जब फॉर्मूला लगाएंगे तो किसका कोफिशिएंट यूज करेंगे? इसी का यूज करेंगे। अगली बात, अगर मैं काइनेटिक फ्रिक्शन का देखूं तो इसका क्या होगा? उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? म्यू के से रिप्रेजेंट करोगे। खास बात, एक क्वेश्चन का जवाब दो। अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में आपसे रिलेशन पूछूं कि काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या रिलेशन होगा, तो हो सकता है जो कई सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं क्या कि सर काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम पाया जाता है। काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कैसा पाया जाता है बेटे? कम। काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम पाया जाता है। अब बात आती है सर काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम क्यों पाया जाता है? तो लॉजिक समझ में आना चाहिए हमको कि काइनेटिक, एक बात का जवाब देना बेटा कि मोशन को स्टार्ट करना ज्यादा कठिन है कि मोशन को कंटिन्यू करना ज्यादा टिपिकल है? और सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करना ज्यादा टिपिकल है कि बिजनेस को कंटिन्यू करना? जैसे मान चलो आपके पिताजी ने पहले बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बस आपको उस गद्दी में बिठा दिया, तो वो उस गद्दी में बैठना ज्यादा टिपिकल था कि भाई साहब वो जब जीरो लेवल से वहां तक गद्दी तक वो पहुंचे वो ज्यादा टिपिकल था? ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल सही जवाब आप दे रहे हो कि बिजनेस को स्टार्ट करना ज्यादा टिपिकल है। जिस तरह से बिजनेस को स्टार्ट करना ज्यादा टिपिकल है एज कंपेयर टू बिजनेस को कंटिन्यू करना, सिमिलरली मोशन को भी स्टार्ट करना टिपिकल होता है, या यूं कह दो मोशन को स्टार्ट करने में ज्यादा मेहनत लगती है एज कंपेयर टू मोशन को, अगर पहले से मोशन है तो उसे कंटिन्यू करने के कंपैरिजन में स्टार्ट करने में ज्यादा मेहनत लगती है। तो इससे हम क्या सीखे कि जब ये स्टैटिक है तो इसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? म्यू एस। और काइनेटिक का कोफिशिएंट क्या है? म्यू के।
ये कब लगेगा? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। और ये कब लगेगा? जब ऑब्जेक्ट पहले से मोशन में था। अब एक बात का जवाब देना, तो ये ज्यादा होगा कि ये ज्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये ज्यादा होगा। यानी जो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट से नॉर्मल सी बात है ज्यादा होगा, क्योंकि मोशन को स्टार्ट करना ज्यादा टिपिकल होता है एज कम्पेयर टू उसको मेंटेन करना। चलो अगली बात अगर देखें, सर क्या ये स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है या जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करता है कि नहीं करता? और ये काइनेटिक फ्रिक्शन है ये एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करता है कि नहीं करता? तो दोनों बातों को सीखेंगे। उससे पहले यहाँ लॉजिक जरा सीख ले एक बात का, और कि हमने अभी तक क्या सीखा कि फोर्स फ्रिक्शन कैसा, फ्रिक्शन क्या है? फोर्स है, रजिस्टिंग फोर्स है। रजिस्ट कैसा करता है? रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। और कॉन्टैक्ट फोर्स है, जब कॉन्टैक्ट होगा दो सरफेस के बीच में तो लगेगा, कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ तक कैसे लगेगा? अगला क्वेश्चन कैसा आता है? कैसे लगेगा? अगर ये कॉन्टैक्ट फोर्स है तो कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे लगेगा? हमने ये मैग्नीट्यूड तो देख लिया इसका, कि जो फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? F इक्वल्स टू म्यू इंटू एन होगा। ये n का मतलब क्या भाई साहब? n का मतलब क्या है? n का मतलब है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे मान के चलो कि ये मेरे पास कोई सरफेस थी जिसका मास m था, एक सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख दी जिसका मास m था। इसमें मेरे पास भाई मैंने क्या बोला कि अगर इसका मास m है तो सरफेस नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ये देती है और इसका जो वेट कितना है? mg इतना है। तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू कितनी है इस केस में? n इक्वल्स टू mg। अब मान के चलो आपसे बोला जाए कि हाँ भाई अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है सरफेस और ब्लॉक के बीच में म्यू है तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? तो F इक्वल्स टू क्या होता है? म्यू एन। एन कितना है मेरे पास? mg। तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? म्यू mg। क्या बात क्लियर है? आगे बढ़े। मान के चलो ऑब्जेक्ट इस तरह से ब्लॉक इस तरह से रखा हुआ है किसी सरफेस के ऊपर, इस इंक्लाइन सरफेस पर रखा हुआ है जो कि थीटा एंगल अगर बनाती है, इसका मास m है। तो इस केस में mg आप डिस्कस कर सकोगे इसी चीज पे। तो हमारे पास इस केस में नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा? ये जो होगा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ये कितना होगा? ये थीटा, तो ये mg cos थीटा। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर मेरे को फ्रिक्शन कैलकुलेट करना होगा तो मेरे को नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स चाहिए होगा। अगर मेरे को फ्रिक्शन बताना होगा तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स हमें रिक्वायर्ड होगा बेटा। तो हम अगर फ्रिक्शन को जब कैलकुलेट करेंगे तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स को भी कैलकुलेट करना हमें आना चाहिए। अगर आपको नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं मालूम तो इससे प्रीवियस वाले वीडियो को आप एक बार देखिए, कल वाले वीडियो को आप एक बार देखिए, तो आपको उसमें पिक्चर क्लियर हो जाएगी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उस चीज के। आगे बढ़े। इतने पोर्शन में कोई डाउट है क्या? हमने क्या सीखा कि जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है F इक्वल्स टू म्यू एन, इसमें n का मतलब क्या है? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। आगे बात बढ़ाए बेटा, तो आगे सीखना एक चीज कि फ्रिक्शन लगता क्यों है, या यूं कह दो कि फ्रिक्शन कैसे। तो समझो, जैसे मान के चलो ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का जो मास था, मान के चलो इस ऑब्जेक्ट का मास क्या था? m kg। इस m kg मास वाले ऑब्जेक्ट को मैंने सरफेस पर रख दिया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या किया कि इसमें मैंने फोर्स लगाया F। भाई इसमें क्या लगाया मैंने? फोर्स लगा दिया, F फोर्स लगा दिया। अब एक लॉजिक समझना, इसमें मैंने F फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ठीक है। फोर्स कौन लगा रहा है? हो सकता है मान के चलो कोई आदमी खड़ा हो जो इस तरह से इसमें फोर्स F लगा रहा हो। अब हुआ क्या? न्यूटन बाबा ये बोलते हैं, न्यूटन बाबा का ये कहना है, हमने कल के वीडियो में इसको देखा है कि न्यूटन बाबा क्या बोलते हैं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगा, अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सटर्नल फोर्स लाइए। तो अगर ये एक्सटर्नल फोर्स हम लगा देंगे तो न्यूटन बाबा के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन आना चाहिए, यानी ये मोशन में आ जाना चाहिए। लेकिन मान के चलो ये ब्लॉक एक्सेलरेशन में नहीं आया, ठीक है। अब बात क्या आती है, हमें दिखाई दे रहा है कि इसको फोर्स लगाने से ब्लॉक मूव नहीं किया, तो हमारी नजर में तो एक्सेलरेशन जीरो है। अरे हमारी नजर में तो एक्सेलरेशन जीरो है, जबकि न्यूटन बाबा क्या कहते हैं कि फोर्स लगने से एक्सेलरेशन आना चाहिए। अब बात आती है, या तो न्यूटन बाबा गलत है, जो कि हो नहीं सकता, बड़े साइंटिस्ट है, या हम देखने में कुछ गलती कर रहे हैं शायद इसमें। अब गलती क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, उस गलती को समझना। अगर मैंने फोर्स F लगाया और ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था, मेरे को समझ में आता है न्यूटन लॉ सेकंड लॉ ऑफ मोशन से F इक्वल्स टू ma से, लेकिन ब्लॉक मूव नहीं किया। अब अगर ये ब्लॉक मूव नहीं किया मेरे बेटे, तो इसका क्या मतलब आप निकालोगे? इसका मतलब ये निकालोगे कि इनके बीच में, इस पिक्चर में कोई ना कोई तो कैसा नेचुरल कंपोनेंट है, कोई ना कोई तो एक ऐसा नेचुरल एजेंट है जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर आने वाले एक्सेलरेशन का अपोज कर रहा है। क्या कर रहा है? इस ऑब्जेक्ट के अंदर आने वाले एक्सेलरेशन का अपोज कर रहा है। वो एक्सेलरेशन क्यों आ रहा था या क्यों आता? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया था, जबकि अभी नहीं आ रहा। अब वो नहीं आ रहा, अगर वो अपोज कर रहा है तो ये तो गारंटी है कि अगर फोर्स आपने इधर लगाया तो वो कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में ही लग रहा होगा मेरे बेटे, कहीं ना कहीं उसकी डायरेक्शन होगी, वो कैसी होगी? इस डायरेक्शन में। तो जो ये अपोज कर रहा है इस आपके
फोर्स लगाने के बावजूद एक्सेलरेशन ना आने का वो कंपोनेंट है ये फ्रिक्शन। तो वो कंपोनेंट क्या है? फ्रिक्शन। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला कि कहने का मतलब तो ये होना चाहिए था, एक्सेलरेशन क्या होता है? एफ नेट अपॉन एम, जो एम नेट मास एम है। अब हमें इसमें देखने को मिल रहा है कि एक्सेलरेशन मेरे पास क्या है? 0। तो कहीं ना कहीं इस केस में जो एफ नेट है, एम बाई 0 हो नहीं सकता, तो एफ नेट क्या होना चाहिए? 0। एफ नेट अगर ये मेरे पास 0, इसका मतलब क्या समझू कि एफ इस डायरेक्शन में था, एफ नेट प्लस समथिंग मान के जो हमने मान लिया एफ इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 0। तो जो एफ की वैल्यू आ जाएगी मेरे बेटे वो क्या आ जाएगी? माइनस एफ। ये फ्रिक्शन चूंकि फोर्स है तो माइनस क्या शो कर रहा है? उसकी डायरेक्शन को। और मैग्नीट्यूड क्या है इसका? एफ। अगर मैं इस फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड देखूं मेरे बेटे तो वो तो एफ के बराबर आ रहा है, और डायरेक्शन देखूं तो उसके अपोजिट में आ रही है। तो हमने इसमें क्या सीखा? हमने इसमें अभी तक की पिक्चर में क्या सीखा? अगर मैं फोर्स एफ लगाऊंगा तो फोर्स लगाने से अगर मोशन आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर मोशन नहीं आता तो क्यों नहीं आया? वो मोशन ना आने का कारण क्या है कि उन दोनों सरफेस के कांटेक्ट के बीच में कोई तो एक ऐसा नेचुरल कंपोनेंट लग रहा है जो इस ऑब्जेक्ट का इस सरफेस के रिलेटिव कर होने वाले मोशन, भाई ये ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा फोर्स लगाने से तो अर्थ ही तो रिलेटिव में मूव कर रहा है ये, तो इस ऑब्जेक्ट का इस सरफेस पे होने वाले मोशन का अपोज कर रहा है। ठीक है, यानी इस ऑब्जेक्ट का सरफेस पे होने वाले रिलेटिव मोशन का अपोज कर रहा है। तो वो क्या अपोज कर रहा है? वो कौन सा एजेंट है जो अपोज कर रहा है? वो एजेंट इस तरह से निकाला जाता है, यानी एफ इक्वल्स टू माइनस एफ। हमने मैग्नीट्यूड की बात की और डायरेक्शन की बात की। चलो अगली बात करें। अब जब तक ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा, ठीक है, तो सीधे अब इस वाले बात पे आ जाते हैं। अब बात मेरी कहना ये है कि फ्रिक्शन कितने टाइप का होगा? तो फ्रिक्शन कितने टाइप का हो सकता है? तो मैंने बताया स्टैटिक होगा, लिमिटिंग होगा और काइनेटिक होगा। लिमिटिंग कोई अलग से फ्रिक्शन नहीं है। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द स्टैटिक केस, यानी स्टैटिक केस की मैक्सिमम अपर लिमिट को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला इसमें ध्यान से सुनना। स्टैटिक फ्रिक्शन होगा ये कब लगेगा? जब रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा हो दो ऑब्जेक्टों के बीच में, यूं कह लो कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में रखा हो तब स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। इसकी खास बात क्या होती है? ये सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है। सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का मतलब क्या हुआ? जैसे यहां देख भाई, इसमें क्या समझा मैंने कि अगर फोर्स एफ लगाया तो इधर लग गया, अगर 2f लगाता तो 2f लग जाता, अगर 3f लगाता 3f लग जाता, 4f लगाता तो 4f इधर लगने लगता, 5f लगाता तो चलने लगता। अगर 5f लगाने से अगर ये ऑब्जेक्ट चलना चालू कर जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि अब फ्रिक्शन की उतनी रेंज नहीं बची, फ्रिक्शन में उतनी ताकत नहीं बची जो आपके द्वारा लगाए गए अगर फ्रिक्शन में 5f की वैल्यू तुम लगा दो तो उसका अपोज कर पाए। इसका मतलब क्या सीखा कि फ्रिक्शन अब क्या कर चुका है? जब अगर ब्लॉक में मोशन आ जाए, इसका मतलब फ्रिक्शन ने पूरी जिंदगी लगा दी, पूरी ताकत लगा दी कि इस ऑब्जेक्ट और इस सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो। फ्रिक्शन क्या चाहता है? फ्रिक्शन ये चाहता है कि दो ऑब्जेक्टों के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट कैसे चले? एक साथ मूव करें। ठीक है, अब बात ये आती है कि नहीं हमें तो भाई से जबरदस्ती मूव कराना है ऑब्जेक्ट को। जब ऑब्जेक्ट को जबरदस्ती मूव कराएंगे तो हमें करना है, यानी रिलेटिव मोशन अगर चाहिए तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या कर लेती है? अपने आप को पहले 0 से इंक्रीज करती है। इंक्रीज करने के बाद जब तक मोशन नहीं आ रहा, आपने फोर्स लगाया अपोज हुआ, फोर्स लगाया अपोज हुआ, फोर्स लगाया, इस तरह से अपोज करती है। यानी आपने मेरे बेटे फोर्स लगाया अपोज हुआ, फोर्स लगाया अपोज हुआ। एक लिमिट ऐसी आती है कि भाई वो रिलेटिव मोशन चालू होने वाला है, जिसको बोलते हैं वर्ज ऑफ मोशन। इसके बाद वैल्यू कम हो जाती है और जब मोशन होने लगता है तो फिर कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है। यानी यहां से लेके यहां तक के रीजन को, जैसे मान चलो अगर यही फ्रिक्शन है, ये एक्सटर्नल फोर्स होता, तो यहां से लेके यहां तक का जो रीजन है इसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक। इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग। और इसके बाद जो नीचे आ जाता है इसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक। यानी काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ग्राफ में भी अगर देखें तो कम पाई जाती है एज कंपेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन। आगे बात समझे? इतने पोर्शन में कोई डाउट तो आगे सुनना ध्यान से कि स्टैटिक फ्रिक्शन में मैंने क्या बोला आपसे? स्टैटिक फ्रिक्शन में मैंने ये बोला कि इट इज सेल्फ एडजस्टिंग नेचर। ये सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है। मतलब क्या हुआ कि जितना एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे उसी के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू को सेट कर लेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। बात क्लियर है? अगली बात समझे। जैसे मान के चलो कि अगर लिमिटिंग वाले पे आ जाए, तुमने क्या किया? 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं आया, और 100.1 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया तो मोशन आ गया। यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, वो मैक्सिमम वैल्यू बताओ जहां मोशन आया नहीं था लेकिन आने वाला था, तो वो क्या होगा? 100। अगर मैं कुछ अप्रोक्सीमेशन लेके चलूं जिसमें ये मान के चलूं कि 100 और 100.1 के बीच में कई सारी वैल्यू अगर मैं स्किप करूं, तो मैंने क्या बोला कि मैक्सिमम वैल्यू जिसमें फ्रिक्शन अपोज कर सकता है उसके मोशन का, यानी मोशन होने वाला है, तो वो क्या है? 100।
उसके बाद मोशन हो गया, यानी उसके बाद क्या हुआ कि काइनेटिक फ्रिक्शन। तो सुनना, 100 से पहले स्टैटिक, 100 पे आगे लिमिटिंग, और 100.1 के बाद जैसे देखोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन में। तो आइए देखते हैं इनके न्यूमेरिकल, किस तरह से न्यूमेरिकल समझे बेटे। आओ आइए बेटा, तो देखें इस क्वेश्चन को, तो ध्यान से समझे इस क्वेश्चन को बेटा। क्या बोला है इसमें, हमसे इसमें क्या बोला गया है, एक ब्लॉक दिया गया है जिसका मास है 5 kg, ठीक है। ये ब्लॉक एक रफ सरफेस पर रखा हुआ है। इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है उसका कोफिशिएंट दिया गया है 0.5, ठीक है। उसका मेरे को कोफिशिएंट क्या दिया गया, 0.5 मेरे को कोफिशिएंट दे दिया गया। फिर क्या किया, मेरे स्पेस में 50 न्यूटन का इस ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाया। इतना क्वेश्चन में दिया गया है। पूछा क्या है, पहली चीज तो ये पूछी गई है इस क्वेश्चन में, क्या ये ब्लॉक इस फोर्स को लगाने से चलेगा या नहीं चलेगा। दूसरी बात, अगर ये चलेगा तो जो मोशन है वो मोशन, भाई मेरे पास उस मोशन का क्या एक्सेलरेशन होगा वो भी निकाल सकते हैं। दूसरी बात कि भाई अगर ही नहीं चला तो इसके अंदर फ्रिक्शन होगा, भाई फ्रिक्शन डोमिनेट कर रहा होगा तभी नहीं चल रहा। तो जो फ्रिक्शन डोमिनेट कर रहा है उसका नेचर कैसा है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बेसिक स्टेप सीख लेनी चाहिए। क्या बेसिक स्टेप, तो स्टेप सीखो। मैं आपको जो स्टेप सिखा रहा हूं पूरे चैप्टर में आप इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे तो आपको डाउट आने वाली नहीं है। देखो हमने क्या बोला, आप सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में क्या कैलकुलेट करिए, स्टेप नंबर 1 में आप लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, μs इंटू एन। भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू इंटू एन। स्टैटिक कोफिशिएंट जो दिया गया है μs इंटू एन, ये होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। अगली स्टेप में क्या करिए, फिर ये देखिए कि एफ एक्सटर्नल और लिमिटिंग फ्रिक्शन में कंपैरिजन। अब कंपैरिजन कैसे, मान के चलो इसमें केस 1 ये हो जाए कि अगर मेरे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू एफ एक्सटर्नल, जैसे इसमें 15 न्यूटन लगा रहा है, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स से ज्यादा आ जाए तो इसका मतलब क्या समझेंगे, इसका मतलब ये समझेंगे कि जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो कैसा रहेगा, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, कोई मोशन नहीं होगा। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा तो उसमें जो फ्रिक्शन लगेगा उस फ्रिक्शन का नेचर कैसा होगा, उस फ्रिक्शन का नेचर होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन होगा वो कैसा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है। फ्रिक्शन का नेचर डिसाइड कर लिया। अगली बात, अगर फ्रिक्शन का नेचर स्टैटिक होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन मैंने बताया थोड़ी देर पहले कैसा होता है, सेल्फ एडजस्टिंग। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब क्या होगा कि अब अगर फ्रिक्शन की वैल्यू, अगर ये मेरे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा है एक्सटर्नल फोर्स से तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, फ्रिक्शन स्टैटिक होगा। उस स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब ये होगा कि भैया जो फ्रिक्शन अब लग रहा है वो इतना नहीं लग रहा जो आपने कैलकुलेट किया है, फ्रिक्शन उतना लग रहा है जितना एक्सटर्नल फोर्स है, क्योंकि अपनी वैल्यू को सेट करके कितना कर लेगा, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर। क्योंकि जैसे मान के चलो अपोज अगर 10 न्यूटन से ही हो पा रहा है तो क्यों 100 न्यूटन तक जाएंगे हम, बात समझ में आ रही है। यानी अगर कम से ही काम चल रहा है तो ज्यादा की तरफ क्यों जाए, ज्यादा एनर्जी क्यों खर्च करें। तो क्या बोला गया, तो उस केस में अगर ये नेचर ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक होगा तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी मेरे बेटे, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर। इस कंडीशन को बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर का। ये हो गया केस 1। अगर इसमें अगला केस देखें, मान के चलो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू इक्वल आ जाए किसके, एफ एक्सटर्नल फोर्स के बराबर। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ जाए, एक्सटर्नल फोर्स के अगर बराबर आ जाए तो क्या करते हैं उस केस में, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स के बराबर आ जाती है इसका मतलब ये समझेंगे इस कंडीशन को बोला जाता है ऑन वर्ज ऑफ मोशन। ऑन वर्ज ऑफ, इस कंडीशन को बोलते हैं ऑन वर्ज ऑफ मोशन, यानी मोशन हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है, मोशन जस्ट चालू होने वाला है। इससे हल्का सा और ज्यादा लगा दोगे तो फ्रिक्शन चालू हो जाएगा और मोशन चालू हो जाएगा। अगली कंडीशन देखें सी में क्या, कि मान के चलो कि अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू एफ एक्सटर्नल से कम आ गई, यानी कहने का मतलब क्या होगा कि एक्सटर्नल फोर्स डोमिनेट कर गया, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू ज्यादा आ गई, तो उस केस का मतलब क्या समझेंगे, उसका मतलब ये समझेंगे कि मोशन होगा, ठीक है। अब जो मोशन होगा तो फ्रिक्शन का नेचर कैसा होगा, काइनेटिक। अगर मोशन होगा तो वही फ्रिक्शन का नेचर कैसा बन जाएगा, काइनेटिक बन जाएगा। अब अगर मोशन होगा तो उस मोशन का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एफ नेट अपॉन एम नेट। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा मेरे पास, एफ एक्सटर्नल माइनस एफ और अपॉन और जो भी इसमें मास नेट दिया जाए ये एक्सेलरेशन हो जाएगा उसका। क्या तीनों कंडीशन समझ में आई, आइए इस पे अप्लाई करते हैं। आप इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन इस कंडीशन से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें यही कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी कि डायरेक्ट क्वेश्चन मत सॉल्व करिए। जैसे मान लो कभी वेज का क्वेश्चन देखेंगे जिसपे स्ट्रिंग है उसमें टेंशन पूछ लेगा आपसे, तो डायरेक्ट मत आंसर निकालिए। पहले क्या करिए, पहले चेक करिए कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, ठीक है। इस चैप्टर में फ्रिक्शन का जब जिन चैप्टरों में यूटिलाइज आता है आप एक काम तो हमेशा करिए, क्या
आप पहले कांटेक्ट जहां जहां हो रहे हैं वहां मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन तो निकाल ही लीजिए, भले ही क्वेश्चन आप बाद में देखिए, लेकिन पहले मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन तो कैलकुलेट कर लीजिए। कारण क्या उसका सर, क्यों कैलकुलेट कर लें? क्योंकि उसका यूज आता है, ठीक है, वो कंपैरिजन में काम आ जाती है। तो आप अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फ्रिक्शन होती तो करना ही पड़ेगा आपको। तो इसमें मैंने ये बोला, मैं फिर बोलूं क्या, आप देख लें एक बार ध्यान से, इसको नोट कर लें। अब देखो इस क्वेश्चन को क्या, अब इस क्वेश्चन को देखना। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करें बेटा, सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लें। क्या होता है, म्यू एन होता है। म्यू कितना है 0.5, एन कितना है 50। अरे मास mg, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे लगेगा तो कितना हो जाएगा 5g यानी 50। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 25 न्यूटन। अब मैंने देखा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू वो कितनी आ रही है 25 न्यूटन। अब मैं इसमें, ये मेरी पहली स्टेप होगी, अगली स्टेप में देखूं इसको कंपेयर करूं तो भाई साहब एक बात का जवाब दे, ये ज्यादा कि ये ज्यादा। ऑब्वियस सी बात है लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू मेरे पास मेरे बेटे एक्सटर्नल फोर्स से ज्यादा आ रही है तो कौन सा केस बन जाएगा, ये वाला। यानी ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा, रेस्ट में। अगर ऑब्जेक्ट मेरे बेटे रेस्ट में रहेगा तो पूछेगा नेचर ऑफ फ्रिक्शन कैसा होगा, स्टैटिक। और उस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो कुछ बच्चे आंसर दे देंगे उस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सर निकाल तो ली। अरे होशियार, ये नहीं होगी, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी ऑब्जेक्ट ज्यादा से ज्यादा इतना लगा सकता है, इससे ज्यादा नहीं लगा पाएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है, एफ एक्सटर्नल के बराबर। एफ एक्सटर्नल कितना था 15, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे बेटे 15 न्यूटन इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ ले। क्या पिक्चर क्लियर हुई, नोट कर ले इसको। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा, नोट कर ले, फिर अगला क्वेश्चन देखें इसमें। आइए बेटा तो देखते हैं क्वेश्चन को। ये दो क्वेश्चन दिए गए हैं, देखो ध्यान से। पहले क्वेश्चन में क्या किया, दो क्वेश्चन है, दोनों को एक स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। इस वाले क्वेश्चन में मेरे से बोला कि एक ब्लॉक था 5 kg जिसका मास था, ठीक है, उस पर फोर्स कितना लगाया मैंने 35 न्यूटन का फोर्स लगाया, और उसमें दो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दी गई। कितनी फ्रिक्शन की वैल्यू दी गई मेरे को, दो। एक तो वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसकी वैल्यू है 0.4, और दूसरी जो फ्रिक्शन की कोफिशिएंट की वैल्यू है वो है 0.5, ठीक है। अब मुझसे पहली बात तो ये पूछी गई, ये ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा, यानी ब्लॉक मोशन में आएगा कि नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर ब्लॉक मोशन में आएगा तो कितना एक्सेलरेशन होगा, ब्लॉक नहीं आएगा तो फ्रिक्शन कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा। अभी हमने तरीका सीखा था, आइए यूज करते हैं। अब कुछ बच्चों को डाउट मन में ये आ रही होगी, सबसे पहली बात तो कि सर अभी जो आपने सिखाया था उसमें तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक था, इसमें तो दो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिए गए, तो क्या करें। तो मैंने ये भी बताया था, बहुत ध्यान से देख बेटा। हमने एक चीज बोली थी, अगर दो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिए जाएं तो बड़ा वाला कौन सा होगा, स्टैटिक, और छोटा कौन सा होगा, काइनेटिक। बड़ा वाला कौन सा होगा, स्टैटिक वाला। अरे लिमिटिंग तो मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है, उसका कोफिशिएंट क्या होता है, स्टैटिक नेचर नहीं तो होता है। तो मेरे पास काइनेटिक की वैल्यू कौन सी। अब इसमें से जब मैं ये चेक करूंगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालने की प्रोसीजर को देखूंगा कि हम तो जानते हैं पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लो। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है। सर म्यू कौन सा यूज करें इनमें से, म्यू वो यूज कर जो कि बड़ा हो, तो बड़ा ये, यानी यही मेरे पास स्टैटिक फ्रिक्शन वाला है, तो ये क्या हो जाएगा 0.5, और एन कितना है इसमें, एन ये तो mg यानी ये 50, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 25 न्यूटन। ये आ गया मेरे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आ गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 25 न्यूटन। अब मैं अगर एक चीज देखूं तो एक्सटर्नल जो फोर्स है वो ज्यादा है लिमिटिंग फ्रिक्शन से। एक्सटर्नल फोर्स 35 न्यूटन था, और जबकि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी लगी 25 न्यूटन। तो इसका मतलब मैं क्या समझा कि ब्लॉक के अंदर मोशन होगा। अब अगर मोशन होगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा, तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन कितना होगा एफ नेट अपॉन एम नेट। तो एफ नेट कितना होगा एफ माइनस एफ अपॉन और उसका एम। सर अब बात फिर से डाउट फंस गई। डाउट क्या कि यहाँ एफ कौन सा यूज करूंगा, यही वाला यूज कर लूं। रुक और सुन बात को ध्यान से। मैंने क्या बोला, एफ तो मेरे पास कितना है इसमें 35, एफ एक्सटर्नल जो है वो कितना है 35। अब फ्रिक्शन तो मैं दो निकाल सकता हूं। अगर ये स्टैटिक है तो ये काइनेटिक नेचर का है कोफिशिएंट, तो इससे तो मैं काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल दूं। एफ की क्या हो जाएगा म्यू एन, तो म्यू कितना है इसमें 0.4, और एन कितना है इसमें 50। अभी एन कितना निकाला 50, तो ये कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। अब एक बात ध्यान से सुनना कि जब ब्लॉक मोशन में आ गया, अब मोशन में आ गया तो ये लगेगा कि ये लगेगा, ऑब्वियस सी बात है ये लगेगा क्योंकि चल रहा है ब्लॉक। तो ये क्यों यूं कैलकुलेट किया था, ये कंपैरिजन के लिए चलेगा, अभी के नहीं चलेगा इस कंडीशन को चेक करने के लिए। लेकिन अब तो हमने देख लिया चल रहा है ब्लॉक, अगर चल रहा है तो इसका यूज करेंगे। तो ये कौन सा यूज करेंगे मेरे बेटे, एफ के यूज करेंगे। क्या ये बात क्लियर है पिक्चर, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 35 माइनस 20 और अपॉन जो मास दिया गया इसमें से ही सॉल्व करें, जो भी आंसर आ जाए। चलो ये बात समझ में आई। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। देख बेटा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में ये बोला कि मान के चल एक ट्रक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन में तो मेरे से ये बोला गया कि मेरे को इस ट्रक के मिनिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू बता दो, यानी इस ट्रक का मिनिमम एक्सेलरेशन कितना होगा। ए दिया हुआ है,
इस मिनिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे को, ट्रक के मिनिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू बता दो, ठीक है, कि जिस वैल्यू के लिए ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक इसके सरफेस पे चिपका रहे। चिपके मतलब ऐसे नहीं कि इसमें तूने कुछ गम लगा दिया हो तो चिपक गया हो। चिपकने का मतलब कि इसके चलने की वजह से चिपका हुआ है, यानी इस ब्लॉक के और इस सरफेस के बीच में क्या है, फ्रिक्शन है, ठीक है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है। इस क्वेश्चन को दो तरीके से देख सकते हैं, या तो इस क्वेश्चन में म्यू पूछ सकता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बता दो इस तरह से, अगर ट्रक का एक्सेलरेशन ए है तो इस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस सरफेस और इस ब्लॉक के बीच में कितनी होगी, जिस वजह से ब्लॉक इस सरफेस पर रेस्ट पे बना रहे। या ये पूछ सकता है कि मिनिमम एक्सेलरेशन इस ट्रक का बता दो जिसके लिए ब्लॉक इस सरफेस पर रेस्ट पे बना रहे। सरफेस यानी ये वर्टिकल सरफेस है और ये एक्सेलरेशन से चल रहा था ट्रक और इस तरह से चिपका चला जाए। हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले क्या करें, एक चीज देख, अगर इसका मास m है तो भाई इसका वेट कितना होगा, सबसे पहले वेट लगाते हैं mg। अब एक चीज समझ, ये वेट की वजह से गिर जाना चाहिए नीचे, लेकिन वो कह रहा नहीं गिर रहा, रेस्ट में रहना है वहां। अगर इसको यहाँ रेस्ट में सरफेस पे रहना है, इसका मतलब क्या कि इस वेट को कौन बैलेंस कर रहा होगा, इनके बीच का कॉन्टेक्ट ही तो है दोनों के सरफेस पे, तो कॉन्टेक्ट की वजह से कौन सा फोर्स लगता है, फ्रिक्शन। तो कौन बैलेंस कर रहा होगा वेट को, फ्रिक्शन। तो मेरे बेटे फ्रिक्शन किधर लग जाना चाहिए, यानी जो फ्रिक्शन होगा वो इधर लगेगा, जो इसको बैलेंस कर लेगा, ठीक है। हमने एक चीज सिखाई हुई थी, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिखाई थी उसके अपोजिट में। एक चीज और देख ले, इन दोनों के सरफेस के बीच में क्या है, कॉन्टेक्ट। तो इस ब्लॉक पे सरफेस ये ट्रक कितना लगाएगा, नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स n लगाएगा। दूसरी बात, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिखाई दी, ट्रक का एक्सेलरेशन इधर है, उसके अपोजिट में क्या लगा, डिटेक्ट सिखाई इससे पहले वाले वीडियो में, ma। तो इस डायरेक्शन में क्या लगा दूंगा मेरे बेटे में, ma। फिर क्या बोला था, जब जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिखाई दी उसके अपोजिट में ma लगा दे, फिर ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, लेफ्ट का लेफ्ट, राइट का राइट कर दे, तो क्या कर देगा इसमें, तो इसमें f की वैल्यू किसके बराबर आ गई, mg के बराबर। और दूसरी बात, n की वैल्यू किसके बराबर आ गई, n इक्वल्स टू कितना आ गया, ma। अब मैं ये बात भली भांति जानता हूं कि फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, f इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू n। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू इंटू n इक्वल्स टू mg। n कितना है मेरे पास, तो म्यू ma इक्वल्स टू क्या है मेरे बेटे, mg। m से m क्षमाशम हो गया, तो म्यू की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को, म्यू की वैल्यू मिल गई मेरे को g बाय a। अब एक चीज समझना है, इससे हमारा टारगेट अकेला आंसर निकालना नहीं था, लॉजिक भी समझ में आना चाहिए। म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, g बाय a, यानी जो अगर ये ब्लॉक रेस्ट में है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना होना चाहिए, ठीक है। अब अगर ये रेस्ट में बना रहे, ट्रक चल रहा और ये रेस्ट में बना रहे, यानी इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा तभी तो ये सरफेस से रेस्ट में रह सकता है ब्लॉक चिपक के। अगर ये रेस्ट में रहेगा यानी इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसा होगा, स्टैटिक, ठीक है भाई। अब एक चीज समझना, यहां जब ये ब्लॉक अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इस तरह से रखा हुआ होता तो आराम से रेस्ट में रह सकता था, लेकिन यहां ये वर्टिकल सरफेस पे अगर इसकी हल्की सी भी वैल्यू फ्रिक्शन की ऊपर नीचे कम होती है या वेरी करती है तो ब्लॉक अपने वेट की वजह से नीचे गिर जाएगा। अरे गिर भी जाएगा कि नहीं गिर जाएगा, गिर जाएगा। इसका मतलब हम क्या समझें कि अगर इस ब्लॉक को मेरे को वर्टिकली सरफेस पे रेस्ट में रखना है तो जो ये फ्रिक्शन लग रहा है ये मैक्सिमम हो, जो भी इसका नेचर हो उस नेचर में मैक्सिमम वैल्यू रखता हो। यानी कि अभी अगर ये स्टैटिक नेचर का है क्योंकि रेस्ट में रहना है तो ये कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम। और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग। यानी ये कौन सा होना चाहिए, लिमिटिंग होना चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होनी चाहिए। तो ये कैसा होना चाहिए मेरे पास, स्टैटिक नेचर का है, रेस्ट में रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब सुनना, स्टैटिक में भी इसकी वैल्यू म्यू की कैसे होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, यानी लिमिटिंग नेचर का केस होना चाहिए, ठीक है। अगर ये मैक्सिमम होगा तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम। अरे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिनिमम। तो मेरे पास मेरे बेटे मेरे को मिनिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी मिल गई, मिनिमम एक्सेलरेशन मिल गया मेरे को g बाय म्यू। मिनिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को, g बाय म्यू। और ये म्यू कौन सा है, म्यू एस। इन दोनों क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ ले, इसको नोट कर, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ बेटा, अब ये दो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, एक ही क्वेश्चन के दो सेगमेंट दिए गए हैं। इनमें आपसे क्या बोला गया, इन दोनों क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया, जैसे मान के चलो एक ही वेज के ऊपर एक 5 kg का ब्लॉक रखा हुआ था जो कि एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ था, एक रस्सी से बंधा हुआ था। वो रस्सी यहाँ फिक्स सपोर्ट से बंधी हुई थी, ठीक है। सिमिलर सिचुएशन वहां भी दी गई है, इधर भी 30 डिग्री एंगल, उधर भी 30 डिग्री एंगल। इधर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू 8 है, बस वहां कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू 4 दिया गया है, दोनों में इतना। आपसे ये पूछा गया कि इस वाले केस में टेंशन की वैल्यू कितनी होगी स्ट्रिंग में, और इस वाले केस में टेंशन की वैल्यू कितनी होगी स्ट्रिंग में। तो मेरी क्वेश्चन का जवाब सुनना ध्यान से। एक क्वेश्चन मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगा,
अगर मान के चलो फ्रिक्शन नहीं होता तो टेंशन की वैल्यू क्या होती? तो टेंशन की वैल्यू होती है, आप याद करो जी, हमने पिछले लेक्चर में देखा हुआ था, एस से स्लाइड एस से साइन थीटा। जब इंक्लाइंड सरफेस पे कोई ब्लॉक रखा हुआ होता है तो उस पर अनबैलेंस फोर्स कितना लगता है? mg साइन थीटा, यानी एक्सेलरेशन जी साइन थीटा। अब इधर अगर mg साइन थीटा नीचे लग रहा था तो इधर टेंशन ऊपर की तरफ लगता, क्योंकि रस्सी में टेंशन लेने का नहीं देने का, रस्सी बंधी हुई, उधर बंधी नहीं थी, पिछले लेक्चर में देखा था जब। तो इधर टी की वैल्यू कितनी होती है? mg साइन थीटा के बराबर होनी चाहिए अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो। ठीक है, डायरेक्ट आंसर देते mg साइन थीटा होता, एक लाइन में आंसर आ जाता। लेकिन जब मेरे बेटे क्वेश्चन में फ्रिक्शन आए तो आप क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर मत दो। सबसे पहले जो आपको थोड़ी देर पहले स्टेप सिखाई हुई थी कि स्टेप नंबर 1 में लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो, उसको एक्सटर्नल फोर्स से कंपेयर करो, तो वो काम यहाँ करेंगे दोनों केस में और देखते हैं क्या देखने को मिलता है अपने को। तो सुनना, 5G है तो टेंशन तो इस तरह से होना चाहिए, टेंशन लेने का नहीं देने का। अगर होता तो T1 टेंशन ऐसे लगेगा। ठीक है, जो ब्लॉक 5 है तो ये कितना लग जाएगा भाई? mg नीचे लगता है, mg यानी T50, T10। इधर कितना लगता है? mg साइन थीटा, यानी ये कितना हो जाता है? 50 साइन 30। तो साइन 30 कितना? मैं लिख ही देता हूं सीधा सीधा, साइन थीटा साइन 30 1/2 यानी 25 न्यूटन। यानी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। यही तो एक्सटर्नल फोर्स है, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू यही तो 25 न्यूटन, तो ये लग रही है। चलो भाई, अब इसमें देखें नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, mg का कंपोनेंट इधर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? mg cos थीटा, mg यानी कि 50 और cos 30, तो cos 30 कितना हो जाएगा? √3/2। इसको सॉल्व कर लेंगे cos 30, तो ये कितना आ जाएगा? समथिंग 34 न्यूटन आ जाएगा ये। अब एक चीज देखें, n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई इस वाले केस में? n की वैल्यू आ गई 34 न्यूटन और एक्सटर्नल फोर्स मेरे पास कितना है? एक्सटर्नल फोर्स है 25 न्यूटन। अब मैं FL निकाल दूं तो FL क्या होता है? FL होता है μn। FL की वैल्यू कितनी होती है? FL की वैल्यू समवॉट होती है 34 नहीं आएगा बेटा, ये 34 है, कितना आएगा ये? FL निकालेंगे तो FL की वैल्यू उसको कैलकुलेट देखते हैं जरा, मैं शायद गलत तो नोट कर दिया ये 50√3/2। अच्छा, ये इसमें नोट करेंगे तब ये 34 न्यूटन की वैल्यू आएगी। देखना इसमें 50√3/2 ये कितना हो जाएगा? 25√3 हो जाएगा ये। तो FL जब कैलकुलेट करेंगे तो म्यू कितना है मेरे पास इस केस में? 0.8 और n में कितना निकाल चुका हूं? ये 25 और √3, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 34 न्यूटन आ जाएगा। FL जब सॉल्व करेंगे तो 34 न्यूटन आ जाएगा मेरे पास। इसका मतलब मैं क्या समझा कि इस केस में F एक्सटर्नल है 25 न्यूटन और FL कितना है मेरे पास? 34 न्यूटन। इससे मैंने क्या सीखा कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो एक्सटर्नल फोर्स से कैसा आ रहा है? ज्यादा। अगर ये ज्यादा तो इस केस में क्या होगा? क्या मोशन होगा ऑब्जेक्ट में? नो मोशन। यानी अगर ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं होगा तो रस्सी कैसी होगी? स्लैक। स्लैक का मतलब टेंशन कितना रहेगा इस केस में? 0। तो T1 की वैल्यू मेरे बेटे कितनी आ गई? 0 आ गई। ये T1 की वैल्यू, कुछ बच्चों को डायरेक्ट आंसर इसमें सीधा देते हैं कि सर टेंशन तो mg साइन थीटा के बराबर होना चाहिए, दिखाई दे रहा है मेरे को। लेकिन मैंने फिर बोला कि अगर फ्रिक्शन हो तो डायरेक्ट आंसर मत दे, पहले एक बार चेक कर ले लिमिटिंग फ्रिक्शन को, फिर कंपेयर कर ले एक्सटर्नल फोर्स से, उसके बाद अगर मिलता है तो देखेंगे। आइए इसका दूसरा केस देखते हैं। इस केस में देखो मेरे पास, तो इसमें देखो एक्सटर्नल फोर्स तो इसमें भी तो नहीं मिलेगा 25 न्यूटन। एक्सटर्नल फोर्स अगर इसमें देखेंगे मेरे बेटे तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू तो ये भी, क्योंकि पूरा डेटा सेम है। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू चेक कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? μ4 0.4 और n की वैल्यू कितनी आ रही थी मेरे पास? n की वैल्यू कितनी आ रही थी? 25 समथिंग, 25√3। तो FL की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 17 न्यूटन आ जाएगी। FL की जो वैल्यू सॉल्व करेंगे ये, तो FL कितना आ जाएगा? 17 न्यूटन। अब अगर मेरे पास इसमें कंपेयर करूं तो F एक्सटर्नल की वैल्यू मेरे पास इसमें ज्यादा आ रही है मेरे बेटे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से। यानी इस केस में क्या होगा? मोशन होगा। अगर मोशन होगा तो एक बात का जवाब दे, क्या ऑब्जेक्ट फ्री है क्या? कहीं गिर जाएगा आके? क्या नहीं, रस्सी बंधी हुई है, यानी जो रस्सी बंधी है, जो स्ट्रिंग है, उसमें क्या आ जाएगा? टेंशन आ जाएगा। ठीक है, अब अगर टेंशन आ जाएगा तो टेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ध्यान से देखना कि इस डायरेक्शन में क्या है मेरे पास? 25 न्यूटन mg साइन थीटा। अब ब्लॉक की टेंडेंसी किधर है? चूंकि रस्सी में टेंशन किधर लगेगा? टेंशन T2 इधर लगेगा। ब्लॉक की टेंडेंसी किस डायरेक्शन में नीचे गिरने की? इस डायरेक्शन में, यानी मोशन की टेंडेंसी, यानी सरफेस पर रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी किधर है? इस डायरेक्शन में। तो रिलेटिव मोशन को अपोज कौन करता है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में। तो अब क्या करेंगे इसमें? ये मेरे पास कितना? 25 न्यूटन इक्वल्स टू, और T2 प्लस ये कितना आ जाएगा? 17 न्यूटन। ये कितना आ जाएगा? 17 न्यूटन। तो इससे मेरे पास T2 की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। क्या बात इसमें 0 वैल्यू आ रही है? क्या बात क्लियर है? इसको नोट कर बेटा, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ ले। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन बेटा। चलो, हाँ बेटा, तो देखते हैं क्वेश्चन को। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे
इस क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया एक ट्रक है, इस ट्रक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, ट्रक है, ट्रक के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास स्मॉल m है। ट्रक की सरफेस और इस ब्लॉक के मास के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, रफ सरफेस है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया हुआ है। आपसे ये बोला गया कि अगर इस ट्रक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो मेरे को बेटे इतनी बात बता दो कि ये जो ब्लॉक है जो कि अभी इनिशियली इस एंड से x डिस्टेंस दूर रखा हुआ है इस ट्रक के फ्लोर के ऊपर, तो कितने टाइम के बाद ही ब्लॉक इस ट्रक के ऊपर से नीचे आके गिर जाएगा, ये मेरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो सबसे पहली बात देखें इसमें, अगर मेरे से टाइम पूछा गया है और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है यानी यहां से लेके यहाँ की डिस्टेंस, तो मुझे मालूम है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है कि s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ, ब्लॉक की बात कर रहा है तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक और ये t स्क्वायर। अभी चूंकि रेस्ट में है तो ये 0, डिस्टेंस कितना दे रहा है x, तो 1/2 ब्लॉक का एक्सेलरेशन और टाइम स्क्वायर, तो t स्क्वायर हम कैलकुलेट कर पाएंगे, तो t कितना आ जाएगा मेरे पास मेरे बेटे 2x अपॉन और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक का अंडर, ये मेरे पास टाइम आ जाएगा। अब बात क्या आती है इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन मेरे को निकालना है। इस क्वेश्चन में यहां तक तो बेसिक काइनेमेटिक्स थी, ये हमने लगा दी। अब जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का यानी जो न्यूटन का जो फोर्स की बात है वो इसमें एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कैलकुलेट करने में आएगी। अब एक चीज देखें, ब्लॉक का एक्सेलरेशन कैसे आएगा, ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है F net अपॉन m net, तो इसमें फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, तो F net अपॉन m net होता है भाई, जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा F net अपॉन m। अब बहुत ध्यान से देखना, अगर इस ब्लॉक का मास मेरे बेटे m है तो मैं जानता हूं mg क्या लगेगा नीचे, सरफेस का कांटेक्ट है तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का लगेगा ऊपर, अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में क्या लग जाएगा, डायरेक्ट बताई थी जिससे एक्सेलरेशन दिखाई दे उसके अपोजिट में क्या लगा दो ma। और दूसरी बात अगर मैं देखूं, अगर इस ब्लॉक के मूव करने की टेंडेंसी इधर है क्योंकि सरफेस स्मूथ थोड़ी है, सरफेस रफ है, अगर ब्लॉक की मूव करने की टेंडेंसी इधर है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, जिधर मोशन की टेंडेंसी उसके अपोजिट में, जिधर रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी उसके अपोजिट में, तो फ्रिक्शन किधर लग जाएगा मेरे बेटे, फ्रिक्शन लग जाएगा इधर, ये लग जाएगा मेरे पास फ्रिक्शन। अब मेरे को इक्वेशन बनानी है तो एफ नेट क्या हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन चूंकि ब्लॉक को नीचे करना है, ब्लॉक को नीचे करना है तो डोमिनेट क्या करेगा एम ए, तो एफ नेट क्या होगा मेरे पास एम ए, जो कि ए मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक है, मैं और ए मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक है, तो एम ए माइनस और ये क्या हो जाएगा एफ, एफ क्या होता है म्यू एन, तो म्यू और एन, एन की वैल्यू कितनी है एम जी अपॉन और ये क्या आ जाएगा एम, एम से एम समाशम हो जाए कॉमन लेके, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक मुझे कितना मिल गया ए माइनस म्यू जी। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ इसके अंदर, ये टाइम आ गया। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो पूछ ले बेटा। अगले आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत ध्यान से देखो अगला क्वेश्चन। आइए बेटा इस क्वेश्चन में एक चीज सीखते हैं, बहुत ध्यान से देखना। दो केस दिए गए मेरे को, दो ऑब्जेक्ट दिए गए और दो केस दिए गए। इन दोनों ऑब्जेक्ट इन दोनों केस में कैसे काम करूंगा। पहला केस क्या कि एक एम मास का ऑब्जेक्ट है जिसमें फोर्स एफ लग रहा है, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, फोर्स तो इसमें भी एफ लग रहा है, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। फिर इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस ये है मेरे बेटे, इसमें आप फोर्स ऐसे खींच रहे हो, इसमें ऑब्जेक्ट को खींचने की कोशिश कर रहे हो और इसमें क्या कर रहे हो ऑब्जेक्ट को धक्का मार रहे हो। तो भाई क्वेश्चन ये है मेरा, आपने क्वेश्चन याद भी किया होगा, लॉजिकली इसको प्रूफ समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है। क्या बोला गया, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना ज्यादा इजी है या पुल करना ज्यादा इजी है, यानी ऑब्जेक्ट को खींचना ज्यादा इजी है या पुश करना धक्का देना ज्यादा इजी है, तो इसमें प्रूफ करते हैं। और नो डाउट आपका आंसर होगा पुल करना सर ज्यादा इजी है, पुश करना टिपिकल है। क्यों, उसका लॉजिक देख लो एक बार ध्यान से। तो मैंने क्या बोला कि जब थीटा एंगल पे है तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये कौन सा हो जाएगा एफ कॉस थीटा और दूसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। दूसरी बात, अगर इसका मास है तो ये क्या हो जाएगा एम जी, और अगर ये सरफेस पर रखा है तो ये क्या हो जाएगा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। मान के चलो ये केस 1 था, इसमें नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स को मैं N1 मान लेता हूं, ठीक है भाई। अब इसमें अगर मैं नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये N1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो एफ साइन थीटा प्लस N1 इक्वल्स टू कितना आ रहा है मेरे पास mg। तो मेरे बेटे इसमें N1 की वैल्यू कितनी आ गई, N1 की वैल्यू आ गई mg माइनस और एफ साइन थीटा। इससे मैंने क्या सीखा, N1 मेरे पास इसमें ही आ गया। चलो भाई अगर इस केस में फ्रिक्शन निकालूंगा तो वो आ जाएगा मेरे पास म्यू N1। चल अब इस वाले केस में देख लें, इसको भी रिजॉल्व कर लेंगे दो कंपोनेंटों में। अगर इसको भी रिजॉल्व कर लेंगे तो ये थीटा हो जाएगा, यानी ये एफ कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा मेरे बेटे, ये हो जाएगा एफ साइन थीटा।
अब क्या किया जाए, हमने जैसे ही इसको रिजॉल्व कर लिया तो रिजॉल्व करने के बाद क्या किया जाए इसमें कि अब इसमें देखो अगर इसका मास है तो ये क्या लगेगा mg, और दूसरी बात सरफेस का कांटेक्ट है तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। सेकंड केस है तो इसमें n2 मान लिया इसको। अब इसमें नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, ऊपर क्या है n2 इक्वल्स टू नीचे एक तो क्या है मेरे पास mg प्लस और एक नीचे की डायरेक्शन में क्या जा रहा है f sin थीटा, यानी मेरे बेटे मेरे को n2 की वैल्यू ये मिल गई। अगर इस वाले केस में फ्रिक्शन अगर सरफेस बर्फ होती है फ्रिक्शन निकालता तो ये क्या आ जाता है मेरे पास म्यू n2, ये वैल्यू म्यू n2 आती। अब एक बात बहुत ध्यान से देखना, ये फ्रिक्शन ज्यादा होगा कि ये फ्रिक्शन ज्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर ये n की वैल्यू मेरे पास ये mg माइनस यानी छोटी है, ये mg प्लस यानी बड़ी है, अगर n बड़ा होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा आएगा। यानी इस केस में अगर आप ऑब्जेक्ट को पुश करोगे, पुश का मतलब धक्का मारोगे, तो फ्रिक्शन उसमें ज्यादा लगेगा सरफेस के बीच में, क्योंकि n की वैल्यू ज्यादा आती है। अगर फ्रिक्शन ना भी हो तो भी हमें n की वैल्यू ज्यादा मिल रही है इस केस में, यानी नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स यानी कि मेरे पास ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगर इस केस में पुल करते हो आप तो पुल करने में फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, इस वजह से मेरे को पुल करना कंपैरेटिवली टू पुश ज्यादा आसान होता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, पुली का क्वेश्चन है, पुली कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन है। उसमें आपसे ये बोला कि मेरे को एक चीज कैलकुलेट करके बता दो कि ये जो पुली का सिस्टम मेरे को दिया हुआ है, इस पुली के सिस्टम में क्या एक्सेलरेशन है और क्या टेंशन है। तो हमें इस तरह से ये बोल दिया गया, ये सिस्टम है मेरे पास, इसमें मेरे से बोला कि कितना एक्सेलरेशन होगा और कितना टेंशन होगा। अगर इस वाले ब्लॉक का मास m1 है, इस वाले ब्लॉक का मास m2 है, इस तरह से ये सरफेस पर रखे हुए हैं, इन दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी हुआ है। अब सरफेस स्मूथ नहीं है, अगर स्मूथ हो तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते थे। इस केस में कैसे सॉल्व करूंगा, मैं एक्सेलरेशन चाहिए और टेंशन चाहिए। तो पहले देख लो टेंशन तो कैसे लगेगा, लेने का नहीं देने का, टेंशन लेने का नहीं देने का, रस्सी सेम तो टेंशन तो सेम होगा। चलो रस्सी के बारे में मास की नहीं बोला, मासलेस रस्सी मान के चलेंगे। अब टेंशन हमें कैलकुलेट करना है और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। एक चीज इसमें बहुत ध्यान से समझें कि एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन तो मेरे पास क्या होता है मेरे बेटे, एफ नेट अपॉन और एम नेट। तो एफ नेट कितना है इसमें, अब एक चीज देखो इसमें, अगर मान के चलो ये m2 बड़ा होता, फॉर एग्जांपल उसने ये बोल दिया क्वेश्चन में m2 की वैल्यू m1 से अगर ज्यादा है तो नो डाउट ये नीचे जाएगा। क्यों, क्योंकि इस पे क्या लग रहा होगा, वेट की वजह से ये m2g नीचे। दूसरी बात, अगर इसका एक्सेलरेशन हमने माना कि एक्सेलरेशन इसका इधर होगा तो इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, ये किधर मूव करेगा, ये एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। जिधर एक्सेलरेशन दिखाई दे उसका अपोजिट में क्या लगा दोगे, ma। ये मैंने इसमें m1a लगा दिया, और जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिखाई दे उसके अपोजिट में क्या लगा दोगे, ma। दूसरी बात अगर देखें, अब एक चीज समझना कि अगर इसकी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा तो m1a इधर लगा दिया। दूसरा, अगर फ्रिक्शन की बात करूंगा तो फ्रिक्शन की टेंडेंसी किस डायरेक्शन में होगी, अगर मैं फ्रिक्शन की बात करूंगा मेरे बेटे तो फ्रिक्शन की टेंडेंसी किस डायरेक्शन में होगी, m1 के ऊपर। तो बहुत ध्यान से देखो, अगर ये टेंशन इधर एक्सेलरेशन इधर मूव करेगा तो फ्रिक्शन किधर, अपोजिट टू द रिलेटिव डायरेक्शन, रिलेटिव मोशन डायरेक्शन। तो अगर ये मूव इधर करेगा तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगना चाहेगा, ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी। अब एक चीज ध्यान से देखना, एक्सेलरेशन तो मेरे को निकालनी है, तो क्या हो जाएगा एफ नेट अपॉन एम नेट। तो एफ नेट कितना हो जाएगा m2g माइनस और एफ, तो कितना हो जाएगा मेरे बेटे m2g माइनस, और ये कितना है मेरे पास, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है म्यू, और m1 n कितना हो जाएगा इसमें, अगर ये m1g है और ये n है तो ये कितना हो जाएगा म्यू m1g अपॉन, और ये कितना हो जाएगा m1 प्लस m2। ये मेरे पास क्या आ गया मेरे बेटे, एक्सेलरेशन। ये आ गया इसका एक्सेलरेशन m2g माइनस म्यू m1g अपॉन m1 प्लस m2। इसमें कोई डाउट? अब बात कर लेते हैं टेंशन की। तो टेंशन निकालना तो बहुत सिंपल है, आपको सिखाया था टेंशन लेने का नहीं देने का। इसके लिए इक्वेशन बना लो, इस वाले के लिए इक्वेशन बना लो। तो क्या करें इसमें, हमने क्या बोला, जिधर एक्सेलरेशन दिखाई उसके अपोजिट में ma लगा दिया, फिर ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, लेफ्ट का लेफ्ट, राइट का राइट। तो क्या करें इसमें, राइट साइड में क्या दिखाई दे रहा है, टेंशन इक्वल टू, लेफ्ट में क्या दिखाई दे रहा है, फ्रिक्शन प्लस m1a। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन क्या होता है म्यू n, तो म्यू दिया हुआ है, n कितना होगा इसका m1g, तो म्यू m1g प्लस m1a, म्यू m1g प्लस m1a। हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल चुके हैं। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को जैसे ही मैं यहाँ पुट करूंगा बेटा तो टेंशन की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी m1 m2g 1 प्लस म्यू अपॉन m1 प्लस m2। इट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ टेंशन। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा।
हमने इसमें क्या किया, अभी तक देखो क्वेश्चन क्या था कि जिसमें फ्रिक्शन नहीं होता था, अभी के केस में फ्रिक्शन है। अगर इसमें फ्रिक्शन है मेरे बेटे, तो फ्रिक्शन के लिए हमें क्या किया हमने, अनबैलेंस फोर्स होगा, एफ नेट होगा मेरे पास, तो एफ नेट अपॉन एम नेट से ये निकाला, इक्वेशन बना के सॉल्व कर लिया। आप चाहो तो इसमें दोनों के इक्वेशन बना ले, दोनों सॉल्व कर ले, दो इक्वेशन दोनों इजीली सॉल्व हो जाते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। देखो ध्यान से, देखो बेटा नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखो बेटा बहुत ध्यान से देखना, अगला कॉन्सेप्ट है एंगल ऑफ रिपोज। मैंने क्या बोला, अगला जो कॉन्सेप्ट है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या कॉन्सेप्ट है और इस एंगल ऑफ रिपोज से न्यूमेरिकल कैसा आता है वो समझ में आना चाहिए। एंगल ऑफ रिपोज पहले समझे, एंगल ऑफ रिपोज क्या है, फिर ये देखेंगे कि एंगल ऑफ रिपोज के बेसिस पे न्यूमेरिकल कितने वैरायटी का बनेगा। तो दो टाइप का न्यूमेरिकल एंगल ऑफ रिपोज से बनता है, तो देखते हैं इसको ध्यान से, इसको कंसंट्रेशन से देख लेना, क्योंकि इसमें ना आपका माइंड का गेम है। देखो क्या होता है, सबसे पहले ये देखें कि एंगल ऑफ रिपोज, री का मतलब होता है, देखना री शब्द में ही क्लियर है, री का मतलब दोबारा, पोज का मतलब पोजीशन। अब जरा इसको एक चीज इस तरह से समझना, जैसे मान के चलो इसको हम ऐसे देखें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई ब्लॉक था, फॉर एग्जाम्पल कोई ब्लॉक था मेरे पास, ये भी हॉरिजॉन्टल सरफेस से मैं किसी ब्लॉक को इस तरह से रख देता हूं, ठीक है, तो अभी ब्लॉक ऑटोमेटिक रेस्ट में रहेगा, हमने अगर कोई फोर्स नहीं लगाया तो। अब जैसे जैसे धीरे धीरे मैं सरफेस का एंगल इंक्रीज करता हूं हॉरिजॉन्टल के साथ में, यानी सरफेस को इंक्लाइंड करता जाता हूँ, तो जैसी सरफेस इंक्लाइंड होगी तो कुछ समय तक ब्लॉक रेस्ट में रहेगा, और इंक्लाइंड की और रेस्ट में रहेगा, और थोड़ा एंगल इंक्रीज की और रेस्ट में रहेगा। एक वो स्थिति आ जाएगी, एक वो सिचुएशन बन जाएगी कि अगर जिसके बाद अगर मैं और एंगल को इंक्रीज करता हूं इंक्लिनेशन के, तो उसके बाद ब्लॉक जो है वो स्लाइड करके ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। क्या बात समझ में आती, यानी वो मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द वेज और द इंक्लाइंड सरफेस up to which the block which is kept on that surface remain in the state of rest as it was in the horizontal situation। क्या बात क्लियर है? कहने का मतलब क्या हुआ, जिस तरह से हॉरिजॉन्टल सरफेस पर अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रख दो और उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ तो ऑब्जेक्ट जिस तरह से रेस्ट में रहेगा, तो उसी तरह से अगर हम उसके एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को हॉरिजॉन्टल सरफेस को इंक्लाइन करते चले जाएं, एंगल को इंक्रीज करता चले जाएं, तो कितना मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में दे दूं कि जिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के लिए आपका जो ब्लॉक आप उस सरफेस पर रख रहे हो वो हिले ना, वो रेस्ट में ही बना रहे। तो एक चीज ध्यान से देखना, तो उस एंगल मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द वेज को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ध्यान से समझना कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये मेरे पास मैंने माना एंगल, ये एंगल इंक्लिनेशन थीटा मैंने दिया, पहले सरफेस हॉरिजॉन्टल थी, ब्लॉक रखा हुआ था, मैंने इसको थीटा एंगल तक लेता चला गया। अब मैं एक चीज देखूं इसमें कि ये जो ब्लॉक है इसका मास अगर है तो ये mg वेट नीचे लगेगा। अब इस ब्लॉक की टेंडेंसी किधर है, नीचे आने की डायरेक्शन में, तो कितना फोर्स लगता है बेटा, ये mg sin थीटा। दूसरी बात, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स क्या करता है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बैलेंस हो जाता है mg cos थीटा की वजह से। मैंने क्या बोला कि मेरे को ब्लॉक को इस पर रेस्ट में रखना है, यानी वो एंगल निकालना है जिस पर ब्लॉक रेस्ट में बना रहे, लेकिन ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे आने की है। तो बेटा मैं जानता हूं फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा। पहली चीज, अगर मोशन में लाना नहीं है और मोशन में ब्लॉक आने वाला है, भैया अगर टेंडेंसी तो नीचे जाने की है लेकिन लाना मोशन में नहीं है, तो फ्रिक्शन कौन सा होगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो एक चीज समझें कि इस केस में अगर ब्लॉक को रेस्ट में रखना चाहता हूं, ब्लॉक की नीचे गिरने की टेंडेंसी है, तो रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। तो फ्रिक्शन की रिलेटिव मोशन किस डायरेक्शन हो सकती है, इधर, ड्यू टू द कंपोनेंट ऑफ वेट। तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगाऊं, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगना चाहिए। अब मेरे को अगर रेस्ट में रखना है तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू इस एक्सटर्नल फोर्स से ज्यादा होनी चाहिए, यानी फॉर रेस्ट अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में बना रहे तो क्या होना चाहिए, ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाए, एफ एक्सटर्नल। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू एन। एन कितना है मेरे बेटे इसमें, mg cos थीटा, तो म्यू mg cos थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन एफ एक्सटर्नल कितना है मेरे बेटे, mg sin थीटा। एफ एक्सटर्नल कितना है, mg sin थीटा। तो m से m कैंसिल आउट हो गया, g से g समाशम हो गया, तो म्यू की जो वैल्यू मेरे पास बची ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया, tan थीटा। अगर मैं लिमिटिंग केस में देखूं तो म्यू कितना आ जाएगा मेरे बेटे, म्यू आ जाएगा tan थीटा। तो थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया tan इनवर्स म्यू। This value of angle theta, this value of angle theta is called angle of repose। इसी एंगल थीटा की वैल्यू को क्या बोलते हैं बेटे, एंगल ऑफ रिपोज। इसमें कोई डाउट है क्या, क्या ये एंगल ऑफ रिपोज समझ में आया। अब बात ये आती है इसमें न्यूमेरिकल कैसा आएगा। इस एंगल ऑफ रिपोज के ऊपर अगर मैं न्यूमेरिकल चेक करूं तो न्यूमेरिकल किस तरह से इसमें कैलकुलेट किया जाएगा, तो उस न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से समझना।
दो केस बनेंगे, इसमें दो वैरायटी का न्यूमेरिकल आपसे पूछेगा। पहली वैरायटी का न्यूमेरिकल ये पूछेगा, अगर ये एंगल ऑफ रिपोज मेरे को थीटा है, ठीक है भाई, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को एंगल ऑफ रिपोज तक तो रेस्ट में रहेगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे को इसी क्वेश्चन में वो मिनिमम फोर्स की वैल्यू बता दो जो मैं इस ऑब्जेक्ट पे अगर लगा दूं तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ स्लाइड करना स्टार्ट कर दे। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना। ये एंगल ऑफ रिपोज समझ में आया, यानी एंगल ऑफ रिपोज में क्या था, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू या म्यू इक्वल्स टू tan थीटा। तो क्वेश्चन ये बोला गया मेरे से कि व्हाट मस्ट बी द मिनिमम फोर्स वैल्यू, व्हाट मस्ट बी द मिनिमम फोर्स वैल्यू which is required to lift an object on the wedge in upward direction if the object is placed on such a wedge whose angle of inclination is less than angle of repose। क्वेश्चन समझ में मैंने क्या बोला, क्वेश्चन ये बोला गया, क्वेश्चन में वो ये कहना चाह रहा है कि मेरे बेटे ये एक वेज है, क्या बोला, एक वेज है ये, ठीक है भाई, इस वेज का एंगल मेरे को दे दिया समथिंग अबाउट 5। इस वेज का एंगल क्या बोल दिया उसने, 5 बोल दिया। ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन है। इस वेज का एंगल है 5 उसने कैसे बोला, 5 इस तरीके से है, ये लेस देन है थीटा से। थीटा क्या है, एंगल ऑफ रिपोज, उसने बोला थीटा क्या है, एंगल ऑफ रिपोज है। ये जो वेज का इंक्लिनेशन 5 है मेरे बेटे, ये लेस देन है एंगल ऑफ रिपोज से। तो एक चीज तो क्लियर पिक्चर इसमें दिखाई दे रही है कि अगर ये एंगल ऑफ रिपोज से कम है, इसका मतलब क्या, एंगल ऑफ रिपोज वो मैक्सिमम एंगल होता है जहां तक ब्लॉक इंक्लाइन सरफेस पर रेस्ट बना रहे। अगर ये एंगल ऑफ रिपोज से कम है, इसका मीनिंग कि ब्लॉक सरफेस पर भी रेस्ट में ही रहेगा, ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ठीक है भाई। इस सरफेस में मैंने क्या कर दिया, इस सरफेस के ऊपर बेटे एक ब्लॉक रख दिया, ठीक है, इस ब्लॉक का मास है m। चलो अब अगर ये 5 की कंडीशन मेरे को दे दी ब्लॉक रेस्ट में, अब मेरे से बोला कि मेरे को वो फोर्स की वैल्यू बता दो जो इसमें मैं लगाऊं जिस वजह से ब्लॉक ऊपर की तरफ शिफ्ट होना चालू हो जाए, वो मिनिमम फोर्स की वैल्यू बताओ मेरे को। यानी कुल मिला के मेरे को इसमें एफ मिनिमम कैलकुलेट करना है। तो देखो ध्यान से, जो दिख रहा है पहले वो कर लो। अगर मास m है तो वेट नीचे लगेगा mg, नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स सरफेस से लगेगा, और ये कितना हो जाएगा वेट का कंपोनेंट mg cos थीटा, ये क्या कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा। कितनी बात समझ में आ रही है। अब एक चीज मैं समझू कि अगर रेस्ट में है तो इस वजह से ये मेरे पास टेंडेंसी थी, तो इसके अपोज में क्या रखा, रिलेटिव मोशन। भाई ब्लॉक की जो मेरे पास अगर ब्लॉक रेस्ट में है तो जो फ्रिक्शन लग रहा है वो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है मेरे बेटे, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर एंगल ऑफ रिपोज से कम है तो एंगल ऑफ रिपोज से कम है, तो मेरे को क्या करना है इसमें कि फोर्स लगाना है जिस वजह से ऊपर शिफ्ट करे, यानी इसकी टेंडेंसी ऊपर की तरफ हो। अगर इसकी ब्लॉक की टेंडेंसी मेरे फोर्स लगाने से ऊपर की तरफ करनी है तो बेटा जो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, नो डाउट फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग जाएगा। अब मेरे से बोला कि अगर फोर्स इधर है तो मेरे पास एम किस डायरेक्शन में आ जाएगा। भाई अगर फोर्स मेरे पास इधर डायरेक्शन में है तो एम किधर हो जाएगा, इधर। मैं इसको बैलेंस कर दूंगा, तो किस तरह से कर दूंगा, तो ये हो जाएगा एफ इक्वल्स टू, ये मेरे पास हो जाएगा बेटा एम जी साइन थीटा प्लस एम ए प्लस, और एफ की वैल्यू कितनी होती है म्यू एन, यानी म्यू एन कितना एम जी कॉस थीटा, तो म्यू एम जी कॉस थीटा। ये वो रिक्वायर्ड फोर्स है जिस फोर्स को अगर मैं लगा दूंगा तो ब्लॉक ऊपर की तरफ शिफ्ट करने लगेगा। अगर सिचुएशन ये है कि एंगल ऑफ जो इंक्लिनेशन ऑफ वेज है वो एंगल ऑफ रिपोज से कम है। अब बात उसने बोली मिनिमम फोर्स बता दो, तो मिनिमम फोर्स का मतलब क्या होगा, एफ मिनिमम कब हो सकता है, मास जीरो हो नहीं सकता तो मिनिमम कब हो सकता है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, यानी बहुत स्लोली लिफ्ट होके जाए ब्लॉक ऊपर, यानी स्लोली मतलब कांस्टेंट स्पीड से लिफ्ट होता चला जाए, तो एक्सेलरेशन जीरो कर दो इसमें, तो एफ कितना हो जाएगा एफ मिनिमम। अगर इसी रिलेशन में मैं ए की वैल्यू क्या कर दूं जीरो, तो एफ मिनिमम कितना आ जाएगा मेरे बेटे, एफ मिनिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। देख लो एक बार इसको, इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब देखो अगला क्वेश्चन किस तरह से आता है। अगला जो केस आता है इसमें वो इस तरह से आता है कि अगर भाई मेरे पास इस पूरी की पूरी सिचुएशन के अंदर, इस पूरी सिचुएशन में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ वेज है, अगर वेज का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा कर दिया। मैंने क्या कर दिया, वेज का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा हो जाए तो नो डाउट ब्लॉक आपका एक्सेलरेट हो जाएगा। तो वो कितना एक्सेलरेशन होगा ब्लॉक का वो मेरे को बताना है। अगला क्वेश्चन है ये, अगले क्वेश्चन में ये बताना है
ये दोनों ही केस एंगल ऑफ रिपोज से सॉल्व हो सकते हैं। ये कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर थीटा में मेरे को कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड या एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बता दो, फाई की वैल्यू अगर रिपोज से कम ज्यादा है, तो सबसे पहली स्टेप में आप इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करोगे, जैसे मैंने डेटा देखा उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू देगा क्वेश्चन में, ये भी क्वेश्चन ही थे। तो सबसे स्टेप नंबर 1 में tan म्यू इक्वल टू tan थीटा कैलकुलेट करो, थीटा निकालो यानी एंगल ऑफ रिपोज निकालो। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में गिवन थीटा देखो कि भाई एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो दिया है वो, अगर ये वैल्यू एंगल ऑफ रिपोज जो आपने थीटा निकाला है उससे ज्यादा आ रही है या कम आ रही है, कम आ रही है, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, मिनिमम फोर्स का क्वेश्चन आएगा, पूछ लेगा तो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मिनिमम नहीं बोलेगा तो एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर पाएंगे। दूसरा, अगर ये मेरे पास इसकी वैल्यू फाई की वैल्यू ज्यादा आती है, अगर आपने एंगल ऑफ रिपोज कैलकुलेट किया उससे इंक्लिनेशन की वैल्यू ज्यादा आती है, इट्स व्हाट डज इट मीन, इट मींस ब्लॉक मोशन में रहेगा। मोशन में रहेगा तो उसका एक्सेलरेशन जो कि क्वेश्चन में करा ही रहा हूं, अगर ये ब्लॉक मोशन में रहेगा तो एक बात का जवाब देना, ध्यान से देखना इस चीज को, अगर ये ब्लॉक की टेंडेंसी मोशन में रहने की है, क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया बेटा कि जो फाई है वो ग्रेटर देन थीटा है, यानी थीटा से यानी एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा वैल्यू है, तो क्या सिचुएशन मेरे सामने मेरे को देखने को मिलेगी। ये थीटा है, वो ये फाई है, ये ब्लॉक है, एम मास का ब्लॉक है। अब अगर मैं एक चीज देखूं तो ये कितना है, एम जी साइन थीटा, ठीक है, ये कितना है एम जी, ये क्या है कोई एन, और ये कितना है मेरे बेटे एम जी कॉस थीटा, ठीक है भाई। अब अगर ये मोशन में है तो मोशन ऑटोमेटिक नेचुरल किस डायरेक्शन हो सकता है, इस डायरेक्शन में। अगर जिधर मोशन की टेंडेंसी या मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन लग जाएगा, फ्रिक्शन। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा मेरे पास, एक्सेलरेशन जो ब्लॉक का आएगा वो कितना होगा, एफ नेट अपॉन एम नेट, तो एफ नेट अपॉन एम नेट, तो एफ नेट कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस लिमिटिंग फ्रिक्शन एम जी काइनेटिक फ्रिक्शन एम जी साइन थीटा माइनस एफ, एफ कितना हो जाएगा म्यू एन, यानी म्यू एम जी कॉस थीटा अपॉन एम, ये वैल्यू आ जाएगी। एक कैंसिल आउट कर दोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास इस तरह से आ जाएगी। क्या आप इसमें क्वेश्चन कर पाएंगे क्या बेटा, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। आगे बढ़े, अगले सेगमेंट की तरफ चले, तो बहुत ध्यान से देखो अगला सेगमेंट। हाँ बेटा देखो अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में ये बोला गया आपसे, ध्यान से देख लेना, एक ही हेमिस्फेरिकल बाउल है, मेरे से क्या बोला, एक हैवी, क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका रेडियस आर है, ठीक है, इसके अंदर एक इंसेक्ट है ये, जिसका इंसेक्ट का मास मेरे को मान के चलो एम दे दिया, ठीक है, इस इंसेक्ट का जो मास है, इंसेक्ट का मास एम है, ये कीड़ा है, एक इंसेक्ट है जिसके अंदर बैठा हुआ है। इस इंसेक्ट में और इसकी सरफेस के बीच में, हेमिस्फेरिकल बाउल की सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है, उसका कोफिशिएंट जो है वो क्या है, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। मेरे से ये पूछा गया कि मेरे को एक बात बता दो कि ये इंसेक्ट जो है इस बॉटम सरफेस से मैक्सिमम कितना ऊंचाई तक जा सकता है। मेरे से क्या पूछा कि ये जो इंसेक्ट है, अगर इस इंसेक्ट और इस सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो इंसेक्ट इससे कितना ऊपर, इस बॉटम से कितनी ऊंचाई तक मैक्सिमम इस बाउल के अंदर जा सकता है, ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया। ध्यान से देखो, तो मान के चलो कि भाई ये मेरे पास जो एंगल है ये क्या है, थीटा, इसका जो मास लगेगा जो इंसेक्ट का वो कितना लगेगा, एम जी। अगर ये एम जी, तो इसको दो कंपोनेंटों में रिजॉल्व कर लेंगे, एक कंपोनेंट मेरे पास इस डायरेक्शन में, दूसरा कंपोनेंट जहां इंसेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी है नीचे जाने की, ऑटोमेटिक स्लिपिंग जो टेंडेंसी है, दूसरा कंपोनेंट मेरे पास हो जाएगा ये वाला। अब एक चीज देखें, तो ये क्या है मेरे पास, ये थीटा, तो ये थीटा, तो ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। ये वो कंपोनेंट है जिस वजह से, जिस मास के उस कंपोनेंट, वेट का वो कंपोनेंट है जिस वजह से ये इंसेक्ट अपने आप नीचे आना चाहेगा, लेकिन चूंकि फ्रिक्शन है, तो अगर इसके मोशन की टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग जाएगा, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग जाएगा। अब बात क्या आती है मेरे पास, इसमें देखें नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा इन दोनों के बीच में, ये होगा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है भाई। अब बात ये आती है कि अगर मेरे को ये इंसेक्ट को ऊपर चढ़ाना है, तो ऊपर इसमें सरफेस के अंदर, बाउल की सरफेस के ऊपर कौन कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है ऊपर चढ़ाने के लिए, वो आपका फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है। अगर इस फ्रिक्शन की वैल्यू ऊपर डायरेक्शन में, अगर ये फ्रिक्शन की वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, अगर ये ज्यादा हो जाए इस एफ एक्सटर्नल से, तो ये ब्लॉक इसमें ऊपर, यानी इंसेक्ट ऊपर चढ़ सकता है। यानी अगर इस इंसेक्ट ऊपर चढ़ना है तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होनी चाहिए, एफ एक्सटर्नल की। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आएगा मेरे पास, म्यू एन होता है, तो म्यू एन कितना, एम जी कॉस थीटा, यानी म्यू एम जी कॉस थीटा ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, एफ एक्सटर्नल। एफ एक्सटर्नल कितना है मेरे बेटे,
एम जी साइन थीटा से। एम से एम समाक्षम कर दिया, एम से एम समाक्षम कर दिया, जी से जी भी समाक्षम हो गया। तो मेरे पास जो म्यू की वैल्यू देखने को मिली मेरे को, ये म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या मिला, टेन थीटा। अब थोड़ी ज्योमेट्री देख लें इसमें, टेन थीटा मेरे से हाइट पूछी, तो मैंने मान के चलो कि ये जो हाइट है यानी इस बॉटम से ये इतना h हाइट ऊपर चढ़ सकता है, ठीक है। इस बॉटम से ही इनफैक्ट यहां तक h हाइट का ऊपर चढ़ सकता है मैक्सिमम। ये डिस्टेंस मैंने मान ली थोड़ी देर के लिए, ये y है। y क्या हो जाएगा, अगर ये रेडियस है तो ये भी पूरा रेडियस है, तो y क्या हो जाएगा r माइनस h। अब मैं अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर देखूं तो टेन थीटा चाहिए मेरे को, तो टेन थीटा क्या होगा, दिस परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस। अब अगर ये r है ये y है तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, भाई ये वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, ये वैल्यू आ जाएगी इसका स्क्वायर प्लस इसका पाइथागोरस थ्योरम, तो कितना आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस वैल्यू को यहां नोट कर देता हूं, अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, और ये डिस्टेंस कितनी है वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, स्क्वायरिंग कर दूंगा और इसको इधर ले आऊंगा, तो ये क्या बन जाएगा, म्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इससे वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल दूंगा, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर अपॉन, और ये आ जाएगी 1 प्लस म्यू का स्क्वायर, ये आ जाएगी वाई से कॉमन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। गलत तो नहीं कर दिया कुछ, वाई की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, ठीक है भाई। अब इससे वाई की वैल्यू आ गई, मैं y की जगह क्या लिख सकता हूं, कहने का मतलब y की ही तो वैल्यू है, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू r अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये मेरे पास वैल्यू आ गई इसकी। अब y की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, r माइनस एच, तो लिख दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा r माइनस एच ग्रेटर देन इक्वल्स टू r अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस म्यू का स्क्वायर। ये नोट कर लिया, ये वाला पोर्शन ड्रॉप कर दूं, ये वाला पोर्शन ड्रॉप कर दूं, देख लो। तो ये वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, मैं क्या करूंगा, h को उधर ले जाऊंगा, r को इधर ले आऊंगा, तो ये r कॉमन आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस, और ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और ये आ जाएगा ग्रेटर देन h, इस तरह से। तो h की जो वैल्यू मेरे पास आ गई लेस देन इक्वल्स टू, मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है, तो h की वैल्यू h मैक्स कितनी हो सकती है, एच मैक्स जो वैल्यू हो जाएगी मेरे बेटे, लिमिटिंग केस में इक्वल कर दोगे, तो आर और कितना आ गया 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ मैक्सिमम हाइट, जो कि इंसेक्ट इसके अंदर चढ़ सकता है। देखो इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में। आगे बढ़े, अच्छा क्वेश्चन था ये। हाँ बेटा, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, आईआईटी जी का कॉन्सेप्ट है। एक चीज इसमें देखें, मैं आपको इसका कॉमन एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, इसलिए मैंने इसको नोट कर दिया है, ठीक है, मुझे बोल नहीं रहा कि ना नोट कर दिया है। कॉन्सेप्ट 2 ब्लॉक सिस्टम, कुछ समय पहले क्वेश्चन काफी आया करते थे 2 ब्लॉक सिस्टम के, 2 ब्लॉक सिस्टम। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, 2 ब्लॉक सिस्टम में आपसे क्या करता है, 2 ब्लॉक देता है, हो सकता है ऊपर फोर्स लगा दे, हो सकता है नीचे फोर्स लगा दे, हो सकता है सरफेस के दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन हो सकता है किसी एक सरफेस के बीच में फ्रिक्शन हो सकता है कि भाई अब इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू आपसे पूछ ले, सेम एक्सेलरेशन आ जाए, डिफरेंट एक्सेलरेशन आ जाए, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो प्रोसेस समझो, आपको करना क्या होगा, हमें क्वेश्चन क्या दिया जाएगा, ये क्वेश्चन ही एक तरीके से आप क्वेश्चन ही ट्रीट करिए, वैल्यू दे देगा 2 kg 3 kg 5 kg, तो क्वेश्चन बन जाएगा ये। हमने क्या बोला, कॉन्सेप्ट आप समझिएगा कि एक कैपिटल एम मास का ब्लॉक है, एक स्मॉल एम मास का ब्लॉक है, ठीक है भाई। हमने इस कैपिटल एम मास पे F फोर्स लगा दिया, आप चाहते तो ऊपर वाले पे भी लगा सकते थे, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोसीजर सेम रहेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इस पे F फोर्स लगा दिया, और ये बोला कि इस अर्थ यानी ग्राउंड और अर्थ, या अर्थ बोले ग्राउंड बोले एक ही बात है, इसके और कैपिटल एम मास के ब्लॉक के बीच में जो कॉन्टेक्ट है इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, यानी ये फ्रिक्शनलेस। दूसरी बात, इस स्मॉल एम मास के ब्लॉक और कैपिटल एम मास के ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन है, जो फ्रिक्शन म्यू है। अब हमसे पूछा क्या कि एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम है, बता दो सिस्टम का एक्सेलरेशन। अब 2 कंडीशन, या तो सेम आएगा या नहीं आएगा, तो हम करते क्या है, एजम्पशन लेते हैं। पहला एजम्पशन स्टेप नंबर 1, सारी स्टेप ऐसी फॉलो करनी है। क्या बोला एजम्पशन, क्या लेते हैं कि दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। पहली बात, वो एक्सेलरेशन क्या होगा, एफ नेट अपॉन एम नेट, तो एफ अपॉन एम नेट, एम प्लस एम निकाल दिया। अगली स्टेप स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करते हैं, उन दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कितना लग रहा है मेरे पास। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए मैंने फ्री बॉडी डायग्राम दोनों का बना लिया। फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनाया, सबसे पहले देखो कैपिटल एम मास का फ्री बॉडी डायग्राम, कोई भी ऑब्जेक्ट का मास है तो वेट नीचे mg लगेगा,
ग्राउंड पे रखा हुआ है तो ग्राउंड नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स नीचे लगाएगी तो एनजी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ड्यू टू ग्राउंड। अगली बार ये फोर्स एफ लग रहा था, ये एफ लग रहा है। दूसरी बार अब चूंकि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, स्मॉल एम कैपिटल एम के बीच में फ्रिक्शन है, तो अगर फोर्स इधर लग रहा है तो मोशन की भाई फोर्स मोशन इधर ही होगा, तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा? मोशन की टेंडेंसी के अपोजिट डायरेक्शन में, रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस पे किधर लगा फ्रिक्शन? इधर। अब इस पे इधर लगा तो इस पे स्मॉल एम पे किधर लग जाएगा? इस डायरेक्शन में। चलो ठीक है, अगली बात, इन दोनों में कांटेक्ट है तो स्मॉल एम जो ब्लॉक है ये भी तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगाएगा इस पर, तो वो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इसने ये लगा दिया। चलो भाई, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, इसका एमजी नीचे होगा, इस पर फ्रिक्शन इधर लगा, स्टैटिक इस पे हमने माना है भी स्टैटिक, ये स्टैटिक और इस पे डायरेक्शन में लग गया। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स उसने इस पे लगाया तो नीचे से ऊपर की तरफ उसने स्मॉल एम ब्लॉक पे कैपिटल एम ने ऐसे लगा दिया। चूंकि मान रहे थे कॉमन एक्सेलरेशन है तो डायरेक्शन भी सेम है, तो इसका भी एक्सेलरेशन इधर बोल दिया, इसका भी एक्सेलरेशन इधर बोल दिया। स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल देते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? एफ एस इक्वल्स टू एम। ऐसे देख लो, जिधर एक्सेलरेशन दिखाई दे उसके अपोजिट में एम लगा, तो भाई इधर एक्सेलरेशन अपोजिट में एम है तो एफ एस इक्वल्स टू, बैलेंस करते लेफ्ट का लेफ्ट राइट का राइट, तो एफ एस इक्वल्स टू एम है। ये आ गया, ये तो निकाल चुका था कॉमन एक्सेलरेशन, तो इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी। आ गया मेरे पास स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। अगली बात, लगे हाथों लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कैलकुलेट कर लो उनके बीच में। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कैलकुलेट कर लिया। म्यू एन, एन कितना है मेरे पास इससे देख ले भाई, एन कितना होगा मेरे पास? ये एन ऊपर एमजी नीचे तो एन इक्वल्स टू एमजी, तो ये मेरे पास क्या आ गया? लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू एन, तो म्यू एमजी। अब अगली स्टेप आती कंपैरिजन की, तो क्या किया जाए? अब हम कंपेयर करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शन के साथ में। कंपेयर कैसे करेंगे? तो कंपैरिजन के दो तरीके, दो रिजल्ट आएंगे तुम्हारे पास। क्या बोला? पहला कि अगर या तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो आपने निकाला है इसकी वैल्यू या तो स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा आएगी या कम आएगी। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा है, इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब ये समझे कि जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन आप निकाल रहे हो लिमिटिंग फ्रिक्शन उससे भी ज्यादा वैल्यू होल्ड कर रहा है। यानी जो आपने एजम्पशन माना था कि दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, वो एजम्पशन ट्रू है, और वो जो एक्सेलरेशन आपने निकाला था यही दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन का आंसर है। अगली बात, अगर मान के चलो आपके लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से कम आती है, इसका मतलब क्या समझे कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो आपका है वो अगर ज्यादा शो कर रहा है और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम है, यानी इसका मीनिंग क्या है? जो एजम्पशन तो मान के चल रहे थे कि दोनों कॉमन एक्सेलरेशन होगा वो गलत है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के एक्सेलरेशन अलग अलग होंगे। तो अलग अलग एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? ये रब कर दो बेटा, देखो तो अलग अलग जो एक्सेलरेशन होंगे उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बहुत इजी है कैलकुलेट करना। ध्यान से देखो, हमने माना जैसे मान के चलो इस वाले का एक्सेलरेशन अगर A1 होगा, ठीक है, ये उस वाले का A1 मान लो, उस पर फोर्स लग रहा है, तो जो एक्सेलरेशन A मान रहे थे उसको A1 मान लो, तो क्या हो जाएगा? जिधर एक्सेलरेशन दिखाई दे उसके अपोजिट में क्या लगा दो? M, तो ये क्या आ जाएगा? MA1। तो वैल्यू क्या कर देंगे? लेफ्ट का लेफ्ट राइट का राइट, F इक्वल्स टू स्टैटिक, ये वैल्यू निकाल ही चुके हो, प्लस MA1। इससे तो क्या आ जाएगा? A1 एक्सेलरेशन उस वाले का, इसका एक्सेलरेशन मान लो A2 है, तो डिफरेंट एजम्पशन फॉल्स हो गई, तो एक्सेलरेशन इधर अपोजिट में क्या लगा दोगे? MA2, तो लेफ्ट 2। इससे क्या आ जाएगा बेटे? इस वाले का एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? आगे बढ़े। अब लॉजिक सुनना जरा, सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से इस चीज को, कि जो फ्रिक्शन का हमारा टारगेट था, जो आज का हमारा डे 5 के क्रैश कोर्स का टारगेट था, वो कंप्लीट हुआ। हमने पूरा फ्रिक्शन कंप्लीट किया। आप अच्छी तरह से वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और जो आप टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आपको भी इसमें डीपीपी जो मिले आज के लेक्चर की, उसको अच्छे से सॉल्व करिए, ठीक है। हमने भी कल स्टार्ट क्या किया था? डे 4 क्रैश कोर्स में स्टार्ट किया था, आईटीजे मेंस और नीट वाले क्रैश कोर्स में, यानी इसी क्रैश कोर्स में आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और एक बात बोली थी बेटे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट 1 न्यूटन लॉ ऑफ मोशन विदाउट फ्रिक्शन, पार्ट 2 न्यूटन लॉ ऑफ मोशन विद फ्रिक्शन। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन विदाउट फ्रिक्शन कल देख चुके, विद फ्रिक्शन आज देख चुके हैं, यूं कह दो फ्रिक्शन पूरा टॉपिक आज देख चुके हैं, ठीक है। ये पूरा सेगमेंट था क्रैश कोर्स के लिए, आपके जेईई मेंस और नीट के लिए फ्रिक्शन का, जो कि कंप्लीट हुआ। उन दोनों सेगमेंट को मिला के, कल का और आज का मिला के आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। डीपीपी जो आज की भी सेगमेंट की है और जो कल के सेगमेंट की है, मैं डाल चुका हूं, कल ही डाल दी थी मैंने आपके टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। अगली बात मैं करना चाहता हूं कि बेटा जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो एक बार ना न्यूमेरिकल को, जो भी आपको वीडियो में न्यूमेरिकल मिल रहा है उसको एक बार पहले ट्राई करें, ठीक है, बिना देखे ट्राई करें, उसके बाद देख के ट्राई करें, तब आप शीट पे जाइए। बात क्लियर? और जो भी आपको डाउट आती है वो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, आपको सारी डाउट इसमें क्लियर की जाएगी बेटा। थैंक यू बच्चों, आगे की बातें अगले वीडियो में।